तो हेलो बेटा, क्या हाल है आप सबके। आई होप सभी सेफ और अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे चैप्टर 2 का एक तरह से पार्ट 2 है। ठीक है, तो अभी इसमें हमें पढ़ना क्या है। हमने पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि हमने कुछ कंसेप्ट पढ़ लिए थे। कंसेप्ट में वो बेसिक कंसेप्ट थे जिनके थ्रू हमारी अकाउंटिंग गवर्न की जाती है। उसके बाद में हमने थोड़ा सा पढ़ा था सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हमने दो कंसेप्ट पढ़ लिए थे जिसमें कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस आता है। उसके बाद में आज हम शुरू करते हैं अपना पार्ट 2। पार्ट 2 हमारा शुरू होता है कि कैसे वो कंसेप्ट हमारे ओवर द ईयर हमारी अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन में बदल गए जिन्हें हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे और बाहर यानी अब्रॉड यानी फॉरेन कंट्रीज़ में IFRS एप्लीकेबल थे। तो प्रॉब्लम बेटा क्या राइज हुई। प्रॉब्लम ये हुई कि जब हम यानी इंडियन कंपनीज बाहर से फंड इकट्ठा करने की कोशिश करते थे तो उन्हें ये दिक्कत आती थी कि कैसे हमारे अकाउंट्स हम प्रेजेंट करें कि सामने वालों के लिए वो ईजिली अंडरस्टैंडेबल हों। ठीक है, तो इस बात को लेकर के काफ़ी सोच विचार किया गया। सोच विचार करने के बाद में ये हुआ कि हमको अपने अकाउंट्स इस तरीके से बनाने होंगे, इस तरीके से प्रेजेंट करने होंगे कि दूसरी कंट्रीज़ में भी वो इक्वली एक्सेप्टेबल हों। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत होगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, फिर हम बढ़ेंगे IFRS पे और फिर हम धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे GST को। ठीक है बेटा, चैप्टर 2 पार्ट 2 ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IFRS एंड GST हमारा ये आज का चैप्टर है। एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। लेट्स बिगिन। बेटा हमारा टॉपिक नंबर 1 क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। आप देख रहे होंगे यहाँ पर आज कुछ स्पेशल मैंने की हाईलाइट्स इसमें मेंशन करी हुई हैं। आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स कवरिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कहीं कहीं सुना सुना सा लग रहा है कुछ कुछ, इसका थोड़ा जो डेफिनेशन है वो थोड़ी थोड़ी सुनी सी लग रही है। एक बार देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने लिखा हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं। रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, जो कवर करते हैं द एस्पेक्ट्स ऑफ रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेमन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलो आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एन ऑथोरिटेटिव स्टेटमेंट इशूड बाय ICAI, यानी कि अथॉरिटी कौन दे सकता है, जिसके पास कुछ पावर्स हो। अकाउंटिंग के केस में ICAI ही हमारी कंट्री में मेन रेगुलेटरी बॉडी है। रेगुलेटरी बॉडी ICAI। ठीक है, अब जो भी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे या आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे, 11th में तो नहीं है आपके कोर्स में, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू होते हैं सारे ICAI ही इशू करता है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना समझ के चलते हैं क्योंकि है बहुत कुछ बताने के लिए, बट 11th के कोर्स में इतना कुछ नहीं बताया जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है एक बार फिर से पढ़ेंगे इसे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स कवरिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है सर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एन अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट इशूड बाय ICAI, अ प्रोफेशनल बॉडी ऑफ अकाउंटिंग इन आर कंट्री। यानी इंडिया में जो ICAI कहेगा अकाउंटिंग के रिगार्डिंग वो सबको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझ में आ गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बाद में हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ AS की। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ AS। ऑब्जेक्टिव ऑफ AS होते क्या हैं। AS का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हमारे अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमें ये सब बताते हैं कि रिकॉग्निशन कैसे करना है, मेजरमेंट कैसे करना है, ट्रीटमेंट कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है और डिस्क्लोजर कैसे करना है उस अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो हमने पहले पढ़ा था पिछली एक दो क्लास से, जो हम समझते आ रहे हैं इस बात को। ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक यूनिफॉर्मिटी आए डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज में, एक यूनिफॉर्मिटी रहे, मतलब कि हमारे पास करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं फॉलो करने के लिए, लेकिन जब हम बहुत सारे तरीके अपने दिमाग में लेकर के चलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई किसी मेथड को फॉलो कर रहा है, कोई कंसर्न किसी मेथड को फॉलो कर रही है, तो इससे काफ़ी वेगनेस क्रिएट हो जाती है। आप किसी भी एंटरप्राइज के फाइनेंशियल्स को किसी दूसरे एंटरप्राइज से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इस नॉन कंपेरेबिलिटी को दूर करने के लिए और यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं। क्योंकि एक अगर आपको ये बता दिया गया कि भाई आपके पास चलने के लिए ये रास्ता है, आप इस रास्ते को फॉलो करेंगे और कोई रास्ता नहीं है, तो फिर आप लोग सभी उस रास्ते पे चलेंगे। ठीक है, अगर आपको कह दिया कि आपको मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के लिए सिर्फ फीफो फॉलो करना है, तो आप सभी की इन्वेंट्रीज फीफो के बेसिस पर ही वैल्यूएट की जाएंगी। अब उस इन्वेंट्री को आप कहीं भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी फाइनेंशियल से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है,
ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि आप सभी यूनिफॉर्म है अकाउंटिंग पॉलिसीज को अप्लाई करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या लिखा हुआ है इसमें? कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एनहांसिंग रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रिलायबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, बात समझ में आई? अगर आपके अकाउंट्स एक किसी स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, जो सभी लोग फॉलो कर रहे हैं, तो उसकी रिलायबिलिटी बढ़ेगी कि आपने ये प्रोसीजर फॉलो किया हुआ है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या देते हैं हमको? स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज देते हैं कि आपको ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। वैल्यूएशन नॉर्म्स बताते हैं आपको किस किस तरीके से वैल्यूएशन करनी है। एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आपको इम्पोज की जाती है, मतलब आपको आपके फाइनेंशियल्स में ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। ठीक है, आगे, इन एडिशन टू इम्प्रूविंग क्रेडिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डेटा। इसका मतलब आपने अपने अकाउंट्स ऊपर वाले पॉइंट्स मतलब यूनिफॉर्मली अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर्म अप्लाई करने के बाद में यूनिफॉर्म कर दिए थे। उसके बाद में क्या हुआ कि जब आप कोई काम यूनिफॉर्मली करने लग जाएंगे, किसी पॉलिसी को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने यहाँ, तो आपके अकाउंट्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, उस पर विश्वास लोगों का बढ़ जाता है। ठीक है, लास्ट हमारा पॉइंट नंबर 3 क्या है ऑब्जेक्टिव्स में? टू एनहांस द कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोथ इंट्रा एंड इंटर एंटरप्राइजेस। मतलब अगर आपने अपने अकाउंट्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मेंटेन किया है, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल हो जाते हैं। टू एनहांस द कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोथ इंट्रा एंड इंटर एंटरप्राइजेस। मतलब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर किया जा सकेगा इंट्रा एंटरप्राइज और इंटर एंटरप्राइज। बेटा इंट्रा और इंटर का क्या मतलब होता है? इंट्रा का मतलब है विद इन, और इंटर का मतलब है अमंग। या हम इस बात को लिख सकते हैं अमंग अदर्स आउटसाइड। ठीक है, तो इंट्रा एंटरप्राइज का क्या मतलब हुआ? विद इन द एंटरप्राइज। और इंटर एंटरप्राइज का मतलब हुआ कुछ एंटरप्राइज में आपस में आप कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक है, इंटर एंटरप्राइज और इंटर एंटरप्राइज। अब ऑब्जेक्टिव्स हमारे हो गए बेटा। नीचे हमारे क्या लिखा हुआ है? नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, लिखा क्या है? यूनिफॉर्मिटी एंड फुल डिस्क्लोजर ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए थी और फुल डिस्क्लोजर चाहिए था ताकि हम रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट यूजर्स तक पहुंचा सकें। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या हुआ? अल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड वैल्यूएशन नॉर्म्स। एक से ज़्यादा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मौजूद थी किसी भी ट्रांजेक्शन की, और एक से ज़्यादा वैल्यूएशन नॉर्म्स मौजूद थे। उसके लिए हमको नीड पड़ी कि भाई क्या फॉलो किया जाए, वो कोई बताए। टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आप सब कुछ ठीक ठीक कर रहे होंगे, पूरे अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से चल रहे होंगे, ठीक है, तो आप लोग एक ट्रू और फेयर व्यू स्टेटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रॉपरली फॉलो करेंगे, अपने रूल्स रेगुलेशंस, आपकी वैल्यूएशन नॉर्म्स को, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली फॉलो करेंगे, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ट्रू और फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटे। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हेल्प इन एनिमुलेटिंग वेरिएशंस इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर हम फॉलो कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स की वजह से जो वेरिएशंस क्रिएट हो जाते हैं अकाउंट्स में, हम उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या लिखी हुई है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कॉल फॉर डिस्क्लोजर ऑफ सर्टन इन्फॉर्मेशन विच मे नॉट बी रिक्वायर्ड बाय लॉ। मतलब जैसे कंपनीज एक्ट है आपका, आपसे कुछ कुछ डिस्क्लोजर वो करवाता है। ठीक है, लेकिन अगर कंपनीज एक्ट आपसे कुछ चीज़ नहीं मांग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सबसे ऊपर है। आपने कंपनीज एक्ट फॉलो किया, कंपनीज एक्ट फॉलो करने के बाद में कुछ और रिक्वायरमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बताते हैं कि ये चीज़ और डिस्क्लोज करनी है, तो आपको वो भी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एक फुल प्रूफ सिस्टम क्रिएट हो जाता है कि हमने ये आपको बताया नहीं, या आपने हमसे ये बात छुपा ली, वो चीज़ें खत्म हो जाती हैं मोस्टली। बट सच इन्फॉर्मेशन माइट बी यूजफुल फॉर जनरल पब्लिक इन्वेस्टर एंड क्रिएटर्स। मतलब कंपनीज एक्ट ने आपसे कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स बताई थी, वो आपने डिस्क्लोज कर दिया, लेकिन आपने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो उसमें थी वो नहीं डिस्क्लोज करी। आपने कहा कि चलो कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा इसलिए हमने बताया नहीं। हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन इन लोगों के लिए, जनरल पब्लिक इन्वेस्टर और क्रिएटर्स के लिए यूजफुल होती, जनरल पब्लिक इन्वेस्टर और क्रिएटर्स के लिए यूजफुल हो सकती, आपको क्या पता। इसीलिए एएस ने सुपरसीड करना, एएस जो है हमारे बाकी हमारे लॉ को सुपरसीड करते हैं। दे में कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन विच मे नॉट बी रिक्वायर्ड बाय लॉ। मतलब लॉ ने अगर नहीं भी मांगी है तो भी एएस आपसे वो डिस्क्लोजर करवा सकता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फैसिलिटेट कंपेरेबिलिटी बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इंटर एंड इंटर कंपनीज। ठीक है, ये बात क्लियर है।
अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं तो उसकी वजह से हम एक अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को विद इन ऑर्गेनाइजेशन और अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, लिमिटेशंस क्या है सर? आपने इतनी सारी बेनिफिट्स दिए, 2-3 बेनिफिट्स बता दिए, लिमिटेशन तो बात नहीं बेटा, हर चीज़ की बेनिफिट और लिमिटेशन दोनों होती हैं। ठीक है, लिमिटेशन इसकी क्या रहेगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की? ये चॉइसेस क्रिएट कर देता है, मेक्स चॉइस बिटवीन डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, डिफिकल्ट टू अप्लाई। मतलब आपको ये ऐसा तरीका बता देगा जो हो सकता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफिकल्ट हो जाए अप्लाई करने के लिए। मतलब आप कुछ ऐसा तरीका पहले फॉलो करते आ रहे थे, कुछ ऐसी पॉलिसीज फॉलो कर रहे थे जो ट्रेडिशन थी, आप आसानी से समझते भी थे, फॉलो भी करते थे। लेकिन जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे तो उसमें बताई गई बातें आपको वैसे ही फॉलो करनी पड़ेंगी, जो हो सकता है कि आपके लिए मुश्किल क्रिएट कर दे। ठीक है बेटे, दूसरे में क्या लिखा हुआ है? इट इज रिजिडली फॉलोड एंड फेल्स टू एक्सटेंड फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसा लिखा है आपको वैसा ही फॉलो करना है। बात समझ में आई? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फ्लेक्सिबल नहीं है, ये उसका एक मेजर ड्रॉबैक है। जैसा उसमें लिखा हुआ है, उस लिखे होने की वजह से आप उससे बाहर के सिनारियों में काम नहीं करेंगे, इसीलिए वो रिजिड है और फ्लेक्सिबल नहीं है। ठीक है, पॉइंट थर्ड में क्या लिखा हुआ है बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैन नॉट ओवरराइड द स्टैच्यू। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे स्टैच्यू को ओवरराइड नहीं करते हैं। मतलब अगर कंपनीज एक्ट में कुछ बात लिखी हुई है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उसको क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है ना, ओवरराइड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि कंपनी लॉ की बात को ना माना जाए और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ही माना जाए। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स में ऐसा होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपसे कंपनी की इंफॉर्मेशन जो कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है उससे एक्स्ट्रा मांगते हैं, उसको निगलेक्ट नहीं करते, उससे एक्स्ट्रा मांगते हैं। बात क्लियर हुई? ओवरराइड नहीं करते, उससे कुछ एक्स्ट्रा काम करवाया जा सकता है। ठीक, स्टैच्यूट मतलब बेटे लॉ होते हैं हमारे जो एप्लीकेबल है हमारी एंटिटी पर। द स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी फ्रेम विद इन द एम्बिट ऑफ प्रीवेलिंग स्टैट्यूट्स। क्या लिखा हुआ है देखो, मैंने जो बात कही थी अभी वो ये लिखी हुई है। द स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी फ्रेम्ड विद इन द एम्बिट ऑफ प्रीवेलिंग स्टैट्यूट्स। जो आपके एप्लीकेबल लॉ हैं उसी के इर्द गिर्द आपके स्टैंडर्ड्स को फ्रेम किया जाता है। ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं जो उन लॉ को डिफाइन ना करें। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट? एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बेटा अब जब कभी भी आप एप्लीकेबिलिटी पढ़ेंगे आपको उसमें दो बातें पढ़नी पड़ेंगी, एक एप्लीकेबिलिटी और दूसरा नॉन एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी मतलब किस किस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं, और नॉन एप्लीकेबिलिटी मतलब जो उसके परव्यू से बाहर है, जो उसकी कवरेज से बाहर है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब जैसे आप में अकेला कोई व्यक्ति अपने दम पर, मतलब वही उसका इकलौता ओनर है, अगर वो कुछ अपनी बिजनेस को रन कर रहा है तो सोल प्रोप्राइटरशिप होगी। एक से ज्यादा लोग मिलकर के किसी एक बिजनेस को रन कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप फर्म होगी। ठीक है, वो पार्टनरशिप फर्म होगी। तीसरा बेटा हमारा सोसाइटीज। पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा पार्टनरशिप फर्म, और तीसरी हमारी है सोसाइटीज। सोसाइटीज क्या होती हैं? आपने सुना होगा, जैसे वो जेठालाल कौन सी सोसाइटी में रहता है, वो भी। तो बेसिकली सोसाइटी किसी जगह का नाम नहीं है। सोसाइटी मतलब कुछ लोग जो मिलकर के आपस में कुछ काम कर रहे हैं, वो सोसाइटी है। रजिस्ट्रेशन होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में इनका, वहाँ रजिस्टर्ड है तो ये सोसाइटी है, वरना ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ट्रस्ट, ट्रस्ट भी होते हैं। मतलब इनके बारे में आगे बताएंगे, अभी आप बस इतना ध्यान रखें कि ये चीज़ें हमारी इन चीज़ों पर एप्लीकेबल है, इन यूनिट्स इन बिजनेसेस पर एप्लीकेबल है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब जैसे मानो कोई सुनार का बिजनेस कर रहा है, उसके पुश्तों से सुनार का बिजनेस चलता आ रहा है और उसके अकाउंट्स वगैरह भी बनते हैं, तो वो एक एच है बेटे। एच रजिस्टर्ड एच जो होती है उसमें एक कर्ता होता है, उसी के नाम पर पूरा बिजनेस चलता है। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ये होती है। डिटेल में मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपके कोर्स में सिर्फ ये नाम है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं है, बेकार में आपका कोर्स बढ़ेगा, इसलिए मैं आपको डिटेल नहीं बता रहा हूँ। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं। जैसे नुमाइश लगती है, ये क्या एसोसिएशन ऑफ पर्सन ही है, एओपी। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। ठीक है, सोसाइटीज़ और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, एंड देन लास्ट में कंपनीज हैं। इन्हीं सबको टैक्स में, इनकम टैक्स में पर्सन्स बोला जाता है। ठीक है, पर्सन्स कहा जाता है। पर्सन्स मतलब जिस पे भी टैक्स लगाया जा सकता है, जिस पे भी टैक्स लगाया जा सकता है। इसके अलावा इंडिविजुअल भी एक पर्सन है। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और इंडिविजुअल दो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, एक बिजनेस है और एक आपका इंडिविजुअल पर्सन है। जब सोल प्रोप्राइटरशिप पे टैक्स लगेगा तो उसका मतलब अल्टीमेटली उस इंडिविजुअल पे ही टैक्स लग रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, इन सबको हम कहते हैं पर्सन्स। अब नॉन एप्लीकेबिलिटी किस पे है? जो ऑर्गेनाइजेशन प्योरली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब 100% काम उसका चैरिटी पे चलता है, उसकी जितनी भी इनकम है वो सारी डोनेशंस हैं और जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे चैरिटी के काम में काम आते, तो
विच डज नॉट हैव एनी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि सारा कुछ उसका चैरिटी रिलेटेड ही होना चाहिए, तब वो एएस की एप्लीकेबिलिटी से बाहर हो जाएगी। उसके अलावा सारी, ऑलमोस्ट सारी ही हमारी ऑर्गेनाइजेशंस एएस एप्लीकेबल उस पर होता है, सभी सारी ऑर्गेनाइजेशंस पे एएस एप्लीकेबल है इक्वली। अब बेटा एएस के बारे में इतना ही, आपको थियोरी में लिखना है तो इससे ज़्यादा आने वाला नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको बतानी ज़रूरी है, इस वजह से हम उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। 11th का कोर्स इतना वाइड नहीं है ना, बात ये। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, ये क्या होता है? आईएफआरएस। हमने भी अपनी क्लास शुरू करते टाइम थोड़ी देर पहले ये बात करी थी कि हमारे यहाँ तो हम अभी एएस फॉलो करते थे, विदेशों में आईएफआरएस फॉलो होते थे। ठीक है, आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम के हिसाब से उनका अकाउंटिंग सिस्टम चलता था, गवर्न होता था। अब हुआ क्या कि हमें जब फंडों की जरूरत पड़ी तो हम बाहर जाने लगे, हमें वहाँ से हमारे अकाउंट्स के बेस पे फंड्स मिलते नहीं थे, कंपेरेबिलिटी नहीं थी कुछ भी। हम अपने यहाँ से कुछ भी बना के ले जाते थे एएस के बेस पे, बाहर वालों के लिए अलग अलग सिस्टम होते थे, कुछ पॉलिसीज अलग होती थी, कुछ मेथड्स अलग हुआ करते थे ये चीज़ फॉलो करने के, वो चीज़ लगाने के लिए। तो एक प्रॉब्लम अराइज हुई कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आईएफआरएस, इन दोनों को मर्ज कैसे किया जाए। ठीक है, अब हम पहले आईएफआरएस का थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं, प्रॉब्लम अपने दिमाग में रखना। ठीक है, लिखा क्या है, देयर हैव बीन वास्ट चेंजेस इन द ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो विद द इमर्जेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। मतलब ये दुनिया, एक लैंग्वेज आती है, एक फ्रेज यूज होता है, वर्ल्ड इज बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज, वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। इसका मतलब अब पूरी दुनिया एक ही हो गई है। जिस दिन हमें पहले क्या नाम है, पहले वॉर्स वगैरह होते रहते तो कोई भी कंट्री एक दूसरे से ट्रेड नहीं करती थी। धीरे धीरे टाइम बीतता गया तो क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन। अब पूरी अर्थ पे आप किसी भी कंट्री से ट्रेड कर सकते हैं एनिमी स्टेट्स को छोड़ करके, ये ग्लोबलाइजेशन हुआ आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। लिबरलाइजेशन हुआ, कुछ कंट्रीज ने आपस में ट्रेड करने के लिए एक दूसरे को छूट दे दी। छूट, लिबरलाइजेशन का वर्ड मतलब उदारीकरण, छूट दे दी है कि अगर आप हमसे ट्रेड करेंगे तो हम इतना आपसे ये छूट, मतलब जो भी टर्म्स हैं उनके, लिबरलाइजेशन हुआ। प्राइवेटाइजेशन हुआ, पहले सारी ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट के हाथ में थी, उसके बाद में उसका प्राइवेटाइजेशन होता गया, जो लोग चाहें अपना बिजनेस प्राइवेटली कर सकते हैं। हुआ क्या फिर, एडवेंट ऑफ ट्रांसलेशन कॉर्पोरेशंस इन सर्च ऑफ फंड in order to sustain their ongoing operations in addition to fueling the growth of economy has resulted in raising capital globally। मतलब जब किसी फंड की ज़रूरत पड़ी कंपनीज को और आपको पता है कि आपकी इकोनॉमी उतना सपोर्ट नहीं कर पा रही है, तो क्या हुआ, हमारे यहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस कंट्री से बाहर चली गई या जाने लगी फंड्स के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि अपने इंटरनेशनल बाउंड्रीज से बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि हम अपनी इंटरनेशनल बाउंड्रीज को बाउंस करके विदेशों में जाने लगे फंड्स के कैपिटल को रेज करने के लिए। सिंस ईच कंट्री हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर मेंटेनिंग बिजनेस रिकॉर्ड्स फॉर अकाउंटिंग पर्पज एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब आगे पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है, इस लाइन में इसमें लिखा हुआ है कि अगर एक कंट्री बाहर जा रही है फंड्स के लिए तो उसके अकाउंट्स उसके खुद के सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस के बेस पर बने हुए होंगे, लेकिन जब वो दूसरे कंट्रीज में जाते हैं तो दूसरी कंट्री के रूल्स और रेगुलेशन अलग होंगे, हो सकते हैं या होंगे, दोनों ही बातें हैं। प्रॉब्लम आती है कहाँ पर कि कंपेरेबिलिटी नहीं रहती है फिर अकाउंट्स में। ये किसी सेट ऑफ रूल्स पे बना हुआ है हमारा अकाउंट, और दूसरे के यहाँ जब दूसरा हमारे अकाउंट्स को देखेगा तो उसे ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सी चीज का अर्थ क्या है, कंपेयर कैसे करेगा वो, कैसे अपने, अब उसने तो कुछ अपने सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से अपने अकाउंट्स बना दिए, लेकिन आपके अकाउंट्स को वो जज कैसे करे, ये प्रॉब्लम अराइज हो गई। इसीलिए it becomes cumbersome and complex exercise to comply with the existing accounting rules and regulation of the country in the case the business enterprise decide to raise its capital from foreign country। अगर आप अपनी कंट्री छोड़कर बाहर जा रहे हैं फंड्स को रेज करने के लिए तो आपको ये प्रॉब्लम आनी ही है। क्यों, आपकी जो अकाउंट्स हैं, आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कंपेरेबल नहीं है दूसरी कंट्रीज के सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से। अच्छा, फिर क्या हुआ सर, in order to make economy more dynamic, competitive and to boost confidence among international analysts and investors, it is important that the financial statement put forward by the business organizations across the countries are comparable on similar parameters, investor friendly, fair, transparent and decisions worthy। इस लाइन का, इतनी बड़ी जो लाइन लिखी है, इस लाइन का सारांश इतना सा है, इस समरी इतनी सी है कि जब आप अपने अकाउंट्स किसी कंट्री में लेकर के जा रहे हैं तो आप दोनों के लिए कंपेरिजन, जो आपका कंपेरिजन होना है उसके लिए बेस बराबर होना चाहिए। आपके अकाउंट्स सेम सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करें जिससे कि आपके अकाउंट्स को किसी और कंट्रीज में ले जाकर के कंपेयर किया जा सकता हो, उसको एनालाइज किया जा सकता हो। आपको फंड कौन देगा, इन्वेस्टर्स,
वो आपके अकाउंट समझेंगे नहीं तो आपको फंड मिलेगा नहीं। आपके अकाउंट्स और कौन समझा सकता है? बिजनेस एनालिस्ट होते हैं जो इन्वेस्टर्स को समझाते हैं। जब वही नहीं समझ पाएंगे आपके अकाउंट्स तो आपको फंड कहाँ से मिलेंगे? ठीक है। अब in the view of this, a trend toward global convergence of accounting standards is seeking momentum for international financial reporting. अब शुरू हुई हमारी कन्वर्जेंस की स्थिति। मैंने जो कहा था कि प्रॉब्लम अपने दिमाग में रखना कि कैसे एएस और आईएफआरएस को मिलाया जाए। ठीक है, इस मिलान को हम अपने देसी एएस को विदेशी आईएफआरएस से मिलाने के लिए वर्ड हमने यूज किया कन्वर्जेंस। इन दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए। कुछ चीजें देखो, कंट्रीज के ट्रेडिशन एकदम से चुटकी बजा के आप चेंज नहीं कर सकते। आपको पूरा एक सिस्टम चाहिए। आईएफआरएस चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां से आप एज इट इज अपनी कंट्री में नहीं रख सकते। हर सेट ऑफ रूल आपके यहाँ फॉलो नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंडस्ट्री वाइज स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। इसी वजह से एएस जो डेवलप हुए वो एज इट इज हम आईएफआरएस अप्लाई नहीं कर पाए उनके अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि ये हम फॉलो कर ही नहीं सकते, ये दूसरी कंट्री में होता है सर, हमारे यहाँ होता ही नहीं, हम कैसे फॉलो कर लें। अब इनके कन्वर्जेंस के लिए एक टर्म आप सुनेंगे, इंड एएस अप्लाई हुए। मतलब एएस वाले ये कह रहे हैं कि भाई हम इसे नहीं छोड़ रहे क्योंकि हम आईएफआरएस हमारे ऊपर सही से एप्लीकेबल नहीं होता। आईएफआरएस हमें क्यों चाहिए? ताकि हम फंड्स के लिए बाहर जा सकें। तो अब गवर्नमेंट ने काम किया, आईसीएआई ने काम किया, हमारी अकाउंटिंग बॉडी ने, कि भाई इसमें से जितना ले सकते हो उतना ले लो और अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में मिला दो, ताकि इसकी और इसकी कंपेरेबिलिटी बनी रहे, आईएफआरएस की और एएस की कंपेरेबिलिटी बनी रहे। उस एक नए स्टैंडर्ड को हम इंड एएस नाम से जानते हैं, यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, हर कंट्री ने कन्वर्जेंस किया है, किसी ने आईएफआरएस कंप्लीटली अप्लाई कर लिया है या किसी ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस की तरह से मॉडिफाई कर दिया है। तो जैसे हमारे एएस थे ओरिजिनल, उन्हीं को अगर हम मॉडिफाई कर लेते हैं तो हमारे इंड एएस बन जाते हैं। ठीक है, अगर हम इंड एएस फॉलो करते हैं तो हम आईएफआरएस को कंप्लाई कर रहे हैं। इंड एएस फॉलो करने वाली ऑर्गेनाइजेशन बाहर जाकर के फंड रेज कर सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी। ठीक है, अच्छा, नीड। अब नीड तो वैसे हम बेटा पढ़ ही चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि आपका सिलेबस है तो इस पर भी पढ़ के चलना पड़ेगा। The important economic decisions are made on the basis of financial statement. In order to avoid manipulations of figures in the financial accounts, there is a need of consistent way of deciding which elements require recognition, measurement, and how information is presented in the financial statements. Hence, IFRS helps to prevent material manipulation or errors in financial statements. ये IFRS हमारा सारा विदेशी कंसेप्ट है। जैसे हम काम अपने यहाँ पर एएस से ले रहे थे, विदेशों में ये काम आईएफआरएस कर रहे हैं। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट में इतना ही लिखा है कि हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने हैं जिसकी वजह से हम अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट होने से बचा सकें, प्लस उसमें होने वाली एरर्स को कम कर सकें। ठीक है, दूसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है बेटे? लिखा है आईएफआरएस हेल्प्स इन ग्लोबल हार्मोनाइजेशन। मतलब आईएफआरएस की वजह से ग्लोबल जितनी भी कंट्रीज हैं, जितनी भी इकोनॉमीज हैं, वो एक दूसरे से हार्मोनाइज काम करती हैं। अच्छा, unless accounting activities are regulated, different countries will apply different set of accounting rules and regulations as prevalent in each country. ठीक है, ये बात हम पहले से भी ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई सेट ऑफ रूल्स आपको बताया हुआ नहीं है तो जैसे जिसके मन में आएगा वो वैसे काम करेगा। हर कंट्रीज के हिसाब से, वो अपनी कंट्री के हिसाब से लोग अपने अकाउंट्स बनाएंगे, दूसरे के हिसाब से नहीं बनाएंगे। तो आईएफआरएस इसलिए भी जरूरी हो गया कि हर कंट्री अपने अपने अकाउंट्स बना रही है और लेकिन फंड्स लेने के लिए दूसरी जगह जा रही है। ठीक है बेटा, अच्छा, this will restrict uniformity and comparative financial statements and IFRS promotes global standards for each of business groups. हाँ, AS हमारे खुद के स्टैंडर्ड्स हैं, देसी स्टैंडर्ड्स हैं, IFRS और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। हर कंट्री IFRS फॉलो कर रही है, चाहे उसे कंप्लीटली एज इट इज ले रखा हो या फिर कुछ कन्वर्जेंस किया हुआ हो, IFRS फॉलो सब कर रहे हैं। थर्ड में क्या लिखा हुआ है बेटा? इट फैसिलिटेट्स ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कन्वर्जेंस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज अ वैल्यूएबल प्रोसेस दैट कंट्रीब्यूट्स टू द फ्री फ्लो ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, ताकि फंड्स फ्लो करते रहें, जिसे ज़रूरत है उसे मिल जाए और जो कहीं और इन्वेस्ट करना चाहता है अपनी इकोनॉमी छोड़ करके उसे इन्वेस्ट करने के लिए एक नया मार्केट मिल जाए। अचीव सब्सटैंशियल बेनिफिट्स फॉर ऑल कैपिटल मार्केट स्टेक होल्डर्स। ठीक है, जो भी जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो कैसे करेगा? मानो मैं बाहर किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो मैं उससे पहले ये तो तय करूँगा ना कि किस फर्म में कर रहा हूँ, उसके अकाउंट्स पहले मैं पढ़ूंगा, एनालाइज करूँगा। जब बेटा मेरे पास में यही डेटा नहीं मौजूद होगा कि मैं जिस फर्म में, जिस कंपनी में अपना पैसा लगा रहा हूँ उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तब तक मैं कैसे उसमें पैसा लगा सकता हूँ? पता कैसे लगेगा? जब मेरे समझ के हिसाब से मैं उसको उसके स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर लूँगा। मेरी समझ कहाँ से बेस्ड है? मेरे खुद के कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, जो अकाउंटिंग रूल्स हैं उनके हिसाब से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मेरी कंट्री की रूल्स एंड रेगुलेशंस बनी हुई हैं, उसके हिसाब से मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हुए हैं। अच्छा, मैंने उसके बारे में डिटेल ले ली कंपनी के,
अब मैं उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो IFRS की वजह से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, मेरे जैसे हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रोज डेली यही काम करते हैं, यहाँ से पैसा उठाया दूसरी कंट्री में लगा दिया, वहाँ से पैसा उठाया इधर लगा दिया, ठीक है। IFRS की वजह से फ्री फ्लो ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट होता है, जिसकी वजह से सभी कैपिटल मार्केट स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स मतलब जिसका भी इंटरेस्ट है, स्टेक होल्डर्स आर दोज पार्टीज विच हैव इंटरेस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन to uniform accounting policies and procedures. Almost all countries have agreed to apply RF. Almost all countries have agreed to apply IFRS, but the name of this IFRS has been converted as Ind AS. इंडिया में IFRS को अप्लाई किया गया, लेकिन उसका नाम Ind AS रख दिया गया। क्यों? क्योंकि वो कंप्लीट IFRS नहीं है बेटे। हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपना बेस रखा हुआ है, उसके ऊपर हमने IFRS की जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उसमें मर्ज कर दिए, ताकि हमारे कंपनी का जो सेट पैटर्न है वो डिस्टर्ब ना हो, और हम विदेशी जो गाइडलाइंस हैं जो IFRS हैं हमारे, उनसे भी डिफर ना करें। इस तरह से काम किया गया है कि दोनों में हार्मनी बनी रहे। IFRS भी अपने एप्लीकेबल हैं और हम Ind AS के भी Ind AS को भी निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं ऑल टुगेदर, ठीक। इन सब्सटेंस Ind AS इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम IFRS। ये मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। इन सब्सटेंस Ind AS इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम IFRS। IFRS से अलग नहीं है Ind AS, अगर बेसिकली देखा जाए तो। Ind AS का क्या है, Ind AS are accounting standard notified by Ministry of Corporate Affairs and wide range of convergence as compared to existing accounting standard। हमारे पास बेटा बेस था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, हम काफी सालों से यही करते आ रहे थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते आ रहे थे। अब हमें एकदम से कहा गया कि अब आपको IFRS फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अब ग्लोबल इकोनॉमी है, हर कोई बंदा ग्लोबल लेवल पे बिजनेस कर रहा है। तो भाई एकदम से अगर हम 1 है और हमें 3 पे पहुंचना है, वहां पहुंचने के लिए हमें एक सेकंड अल्टरनेटिव की जरूरत पड़ी, जिसे हम कहते हैं Ind AS, कि भाई यहाँ की भी प्रॉपर्टीज इसमें मौजूद हैं और यहाँ की भी प्रॉपर्टीज इसमें मौजूद हैं। एक कॉम्प्रीहेंसिव हमने अपने लिए पाथ क्रिएट कर लिया कि हम Ind AS फॉलो करेंगे, आपको भी बुरा ना लगे और AS वालों को भी बुरा ना लगे, दोनों की मिली जुली जितनी भी हमारी रेगुलेशंस है वो सारी Ind AS में, ठीक है। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है GST। GST के बारे में बहुत से लोग आपको बहुत कुछ बताएंगे। इतने वीडियोस मैंने देखे हैं इस बीच में, मेरी वीडियो भी इस वजह से डिले हुई है, इतना एक्स्ट्रा बताया हुआ है आप लोगों को जो आपके कोर्स में आपको कहीं मदद नहीं करेगा, आपका टाइम कंज्यूम करेगा। नॉलेज आपको फिर भी हो जाएगी, नॉलेज आपको फिर भी हो जाएगी, पर ज़रूरत पड़ने पर उस चीज़ को आप अक्वायर करें, ठीक है। मैं इतना ही कहूँगा अभी आपसे, ज़्यादा टीचर्स अपनी मदद अपने हिसाब से जो भी कुछ कर रहे हैं वो ठीक है, बट आपको एक्स्ट्रा ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। 11th में आपका बेस क्लियर हो जाए, फिर आप अपने एंड पर कुछ भी करते रहिए। 11th इज आपका बेस बिल्डिंग, ना कि आपको एक्सपर्ट नॉलेज दी जाए उसके बारे में, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन टू GST। GST है क्या? GST आप नाम जानते ही होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST। आपने वैट का नाम सुना होगा पहले, सेल्स टैक्स, वैट, ये वो फलाना ठिकाना, पता नहीं क्या क्या वर्ड्स और टर्म्स इस्तेमाल होते थे। तो वो सब क्या था, एक ही हमारी रेवेन्यू को अलग अलग जगह टैक्स कर देते थे। प्रॉब्लम क्या राइज होती थी कि हमारी रेवेन्यू कई कई बार टैक्स हो जाती है, एक ही रेवेन्यू पे इतने सारे टैक्सेस लगा दिए गए कि कंज्यूमर उसके कंप्लायंस से ही मरा जा रहा था। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई जो विदेशों में चल रहा है हम उसको अपने यहाँ पे क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर लेते, यानी कि जैसे IFRS को हमने बाहर से लिया, बाहर IFRS चल रहे थे, हमने उसको अपने यहाँ पर ले लिया, इसी चीज को हम अपने यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। तो GST हमारे यहाँ काफ़ी लेट आया है, हमसे पहले GST काफ़ी कंट्रीज ने अप्लाई कर दिया था। हुआ क्या, GST के आने से काफ़ी सारे टैक्सेस खत्म हो गए और उसमें एक ही टैक्स रह गया जो हो गया GST। अच्छा, इंट्रोडक्शन से पढ़ते हैं क्या लिखा है बेटा। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब जहाँ पर भी आपको सर्विस या आपको सप्लाई दी जाएगी वहाँ उसका टैक्स लगेगा। बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सच डेस्टिनेशन इज नोन एज प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब अगर मैं आज दिल्ली में बैठा हूँ, दिल्ली में बैठने के बाद अगर मैं आपको यहाँ से सेल करता हूँ मान लो यूपी में, तो जो बेटा टैक्स लगने वाला है वो आपका यूपी के हिसाब से चार्ज होगा,
ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब ये होता है, छोटी सी बात है इसलिए बता दिया क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई जानना जरूरी था। जहां भी मैं सर्विस दे रहा हूं वहां टैक्स लगेगा, जो सर्विस दे रहा है वो टैक्स नहीं लगाएगा, जहां मैं सर्विस दे रहा हूं उसके हिसाब से टैक्स लगेगा कि कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस कहां किया जा रहा है। अच्छा, पॉइंट 2, GST to be levied at all stages right from manufacturer up to final consumption with credit of taxes paid at previous stages available as set off। मैन्युफैक्चरर से लेकर के फाइनल कंजम्पशन तक हर स्टेज पर टैक्स लगेगा। जीएसटी जो वैट हमारा टैक्स हुआ करता था, वैल्यू एडेड टैक्स, सेम फॉर्मेट पे जीएसटी भी बेस्ड है, यानी कि जैसे जैसे स्टेजेस चेंज होती जाएंगी उस पे होने वाले वैल्यू एडिशन पे आपका टैक्स लगता चला जाएगा और वो गवर्नमेंट को मिलता चला जाएगा। फाइनल कंजम्पशन पे लास्ट टाइम टैक्स लगेगा और वो फाइनली गवर्नमेंट को पहुंच जाएगा। इसमें क्या है कि टैक्स इवेजन बहुत कम हो गया, आगे बात करेंगे उसके बारे में धीरे धीरे करके। एक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद में मैं आपको जीएसटी का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, पॉइंट 3 लिखा हुआ है, ओनली वैल्यू एडिशन विल बी टैक्स्ड एंड बर्डन ऑफ टैक्स टू बी बॉर्न बाय फाइनल कंज्यूमर। फाइनल कंज्यूमर क्या बॉर्न करता है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स जिसकी वजह से कहीं पर भी टैक्स लगे उसका फाइनल बर्डन आकर के फाइनल कंज्यूमर पर पड़ता है जो उस प्रोडक्ट या उस सर्विस को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, ड्यूअल बेस्ड सिस्टम फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स रेवेन्यू। अच्छा बेटा, एक प्रॉब्लम अराइज हुई थी जब जीएसटी आया था, उससे पहले वैट चलता था, वैट और सेल्स टैक्स। वो था क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें कुछ काम नहीं था, उसको सीएसटी मिल जाता था और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम खत्म। स्टेट्स की रेवेन्यू जो थी वो वैट और सेल्स टैक्स से बहुत वैट और सेल्स टैक्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा थी। जब ये बात आई कि जीएसटी इंप्लीमेंट होगा तो स्टेट्स ने हल्ला मचाया कि भाई जीएसटी इंप्लीमेंट होगा तो हमारी तो रेवेन्यू चली जाएगी। इसी वजह से ड्यूअल बेस्ड कंसेप्ट लाना पड़ा जीएसटी में कि सेंट्रल भी अपना हिस्सा उसमें से लेती रहे टैक्स में से और स्टेट गवर्नमेंट की भी रेवेन्यू लूज ना हो। ठीक है, बात करेंगे अभी कैसे होता है। कंपोनेंट्स क्या है बेटा, 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला है सीजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या पार्ट है इस टैक्स में, वो से सेंट्रल जीएसटी बोलते हैं। एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, ये स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है उस टैक्स में। फिर बेटा आता है लास्ट में आईजीएसटी। आईजीएसटी का क्या मतलब होता है, आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का पार्ट होता है, इसमें सेंट्रल का भी पार्ट होता है और इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी पार्ट होता है। ठीक है, अब सीजीएसटी और एसजीएसटी कहाँ लगता है, जहां स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शंस चल रही हैं, एक ही स्टेट के अंदर परचेज और सेल की ट्रांजैक्शन हो रही है तो आपका वहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों मिल करके लगेंगे। लेकिन आप इंटर स्टेट ट्रांसफर करेंगे, दिल्ली यूपी, दिल्ली गुजरात, दिल्ली बंगाल, ये सब, तो उसमें आपका इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन की वजह से आपका आईजीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, 2 बार छोटी सी बात है, इतना यहाँ तक रखेंगे। अब बेटा आगे चलते हैं, कौन कौन से टैक्सेस खत्म हो गए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कौन कौन से टैक्सेस खत्म हो गए जीएसटी के आने की वजह से। सर्विस टैक्स खत्म नहीं हुआ, मतलब जीएसटी में ही इंक्लूड है। एक्साइज ड्यूटी वो भी जीएसटी में इंक्लूड हो चुकी है। सीएसटी जो भी सेंट्रल सेल्स टैक्स बोलते थे वो भी जीएसटी में इंक्लूड हो चुका है। कस्टम ड्यूटी वो भी जीएसटी में। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाती थी, अब वो जीएसटी में इंक्लूड हो चुके हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या था, वैट, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, लग्जरी टैक्स एंड इंटरमेंट टैक्स, ये सारे टैक्सेस मिल करके स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू हुआ करते थे। आज क्या हुआ कि जीएसटी आने के बाद में ये सब का नाम हट गया है, मौजूद सब है, नाम हट गया है, पर अब जीएसटी नाम से है, अलग अलग कंप्लायंस नहीं है, जीएसटी में ही कंप्लायंस है। अब कुछ फायदे कुछ नुकसान की बात कर लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी में क्या लिखा है बेटा, पॉइंट वाइज चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखा है हमारे पास, जीएसटी इज अ कॉमन लॉ एंड प्रोसीजर थ्रू आउट द कंट्री अंडर सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। अलग अलग टैक्सेस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन का एक पूरा खर्चा बनता है। कंप्लायंस उसको करना इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता जितना उसको चलाने में गवर्नमेंट को बर्डन पड़ता था। सेल्स टैक्स अलग डिपार्टमेंट है, वैट अलग डिपार्टमेंट है, सीएसटी अलग डिपार्टमेंट हो गया एक तरह का, कस्टम अलग हो गया, ऑक्ट्रॉय अलग हो गया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर वर बीइंग इम्पोज्ड बिफोर जीएसटी केम इनटू प्ले। ठीक है, तो सबको हटा दिया, अब सिर्फ और सिर्फ जीएसटी फॉलो करना है लोगों को, सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, एक टैक्स पे किया सब काम खत्म। ठीक है, दूसरे में लिखा है जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस जहां भी हो रहा होगा वहां के हिसाब से टैक्स लगेगा। एंड लेवीड एट अ सिंगल पॉइंट एट द टाइम ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय द एंड कंज्यूमर। एक बार लगता है, मैंने कोई आपको प्रोडक्ट बेचा तो आपके यहां पर टैक्स मैं आपसे चार्ज कर रहा हूं। ठीक है, आप उसको कहीं और बेचेंगे तो आप उससे चार्ज करेंगे। ठीक है,
और मैं जो पे करके आ रहा हूँ उसका मैं क्रेडिट ले लूंगा। इसी बात को अभी थोड़ा समझेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल में। जीएसटी इज अ comprehensive levy and collection of on both goods and service at same rate will benefit with benefit of input tax credit और subtraction of value। ये पॉइंट मैं प्रैक्टिकल में क्लियर करूंगा, ठीक है। देयर इज नो स्कोप फॉर लेवी ऑफ सेस, रीसेल टैक्स, एडिशनल टैक्स, टर्नओवर टैक्स एक्सेट्रा। मतलब अगर आपके पास जीएसटी अप्लीकेबल हो रहा है तो आपको ये सारे टैक्सेस आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। देयर आर नो मल्टीपल लेवीज ऑफ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज सच एज सेल्स टैक्स, एंटी टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट। ये सब टैक्सेस अब आपके पास दोबारा एप्लीकेबल नहीं होने। क्यों? एक बार आपने जीएसटी पे कर दिया तो ये सारे के सारे दोबारा पे आपके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। एडवांटेज क्या है? अबॉलिशन ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। सेंट्रल और स्टेट दोनों ही लेवल पे कई तरह के हमारे टैक्सेस हमारे खत्म हो चुके। वाइडेंट टैक्स बेस हो गया जिससे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू मिलने लग गई, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद थी, कुछ ऐसे टैक्सेस थे वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू का पार्ट बनते थे, कुछ टैक्सेस ऐसे थे जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट बनते थे। अब जीएसटी मैकेनिज्म के अंदर एक ही टैक्स से सेंट्रल और स्टेट दोनों को रेवेन्यू मिलती है, ठीक है। तो अब दोनों की ही रेवेन्यू का टैक्स बेस बढ़ चुका है। देयर बाय रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट फॉर द गवर्नमेंट। एक ही टैक्स से आप उतने ही रेवेन्यू क्रिएट कर रहे हैं, उतने या उससे ज़्यादा, बेसिकली ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट क्यों हो रहा है? इस सेंट्रल गवर्नमेंट अब स्टेट गवर्नमेंट से भी पार्ट ले रही है और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पार्ट ले रही है अपना रेवेन्यू का। तो रेवेन्यू बढ़ी प्लस एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे कम हुए। अलग अलग हमने डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर रखे थे, वो सारे डिपार्टमेंट्स खत्म, उसमें लोग जो नौकरी कर रहे थे वो सब खत्म। अब एक सिंगल डिपार्टमेंट रह गया जीएसटी, और जीएसटी की जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है बस उतनी ही गवर्नमेंट को बेयर करनी है, सारे टैक्सेस और उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट खत्म। ये एडवांटेज रहा। रिड्यूस्ड कंप्लायंस कॉस्ट एंड इंक्रीज्ड वॉल्यूंटरी कंप्लायंस। पहले लोगों को नोटिस जाते थे, नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, क्या हुआ? उसका कोई असर नहीं पड़ा, केस चलते रहते थे। आज भी 2-3 साल पहले तक भी जब जीएसटी इतना पॉपुलर नहीं हो पाया था, सेल्स टैक्स और वैट के केस ही नहीं खत्म हो रहे। खैर, आने के बाद इसकी बहुत कुछ सुधरा। कंप्लायंस लोगों की, अब जैसे मानो मैं एक कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, या मानो कोई भी मेरी छोटा मोटा बिजनेस है, तो मेरा डिफरेंट टैक्स बेस का कंप्लायंस हो गया कम। अब मैं सिर्फ जीएसटी वालों को जानता हूँ, मैं उनसे ही अपनी कंप्लायंस पूरी कर लेता हूँ। जीएसटी पोर्टल पे गया, मेरा सारा कंप्लायंस वहीं खत्म। जबकि इससे पहले क्या होता था, डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस मैं पे करता था बेटा, और डिफरेंट डिपार्टमेंट की मुझे कंप्लायंस करनी पड़ती थी। डिपार्टमेंट मतलब डिफरेंट लॉज की कंप्लायंस करनी पड़ती थी। वो सब खत्म, तो मेरा रिड्यूस कंप्लायंस हो गया, प्लस वॉलंटरी कंप्लायंस ज़्यादा हो गया। अब मुझे सिर्फ एक टैक्स को कंप्लाई करना है, तो इस वजह से मैं अपने आप ही उसे कंप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। वॉलंटरी कंप्लायंस इसे कहते हैं। एलिमिनेशन ऑफ द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ ऑन टैक्सेशन। बेटा, कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब पहले आपको समझाना जरूरी है। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब टैक्स ऑन टैक्स, ये कास्केड करने का मतलब होता है। यानी कि एक रेवेन्यू है 100 रुपये, आपने अर्न करी, उस पर पहले लग गया एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी लगने के बाद में उसकी वैल्यू हो गई मानो 110 रुपये। उसके ऊपर लग गया वैट, वैट लगने के मानो 125 रुपये हो गई। उसके ऊपर अगर आप कहीं और बेचने जाते हैं तो एडिशनल कोई उस पर चार्ज लग जाता है, तो इसे कहते हैं बेटा टैक्स ऑन टैक्स। ये जो आपका एक्स्ट्रा आपने 10 रुपये 25 रुपये टैक्स पे किया है, जब आप इसको फर्दर सेल करते हैं तो इस 10 या 25 रुपये के ऊपर ही आपको दोबारा से टैक्स पे करना पड़ जाता है, ठीक है ना। आपने 100 रुपये का बेचा था, 100 रुपये का खरीद के लाया था, 110 में बेच दिया, मतलब 110 आपका टैक्स हो गया 10 रुपये। उस 10 रुपये पर भी वैट चार्ज हो गया, क्यों? एक्साइज का पहले कोई रिफंड था नहीं। इसे कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स, कास्केडिंग इफेक्ट, ठीक है। जीएसटी आने की वजह से ये कास्केडिंग इफेक्ट हो गया, खत्म। अब सिर्फ एक टैक्स लगता है और एक बार लगता है, काम खत्म। बार बार टैक्सेस उस पर अप्लाई नहीं होते, इम्पोज नहीं होते। जीएसटी विल रिजल्ट इन enhancing manufacturing and distribution system affecting the cost of production of goods and services, consequently the demand and production of goods and services will increase। अच्छा, एक बात बताएं, अभी किसी चीज काम को करने के लिए आपको 150 रुपये लगते थे, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको 150 रुपये लगते थे, 150 रुपीज लगते थे। अब वो कॉस्ट जो बनती थी, सेलिंग प्राइस आपके जो गुड की थी वो 100 रुपीज थी। ये 50 रुपये जो था आप टैक्सेस की वजह से चार्ज करते थे, ठीक है ना, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। आपका एमआरपी 150 हो गया, लेकिन आपकी जो बेसिक सेलिंग प्राइस था वो 100 रुपये बनता था। ये 50 रुपये के जो टैक्सेस थे, इसमें कई तरह के टैक्सेस मौजूद थे, जो जिसका पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट भी था और जिसका पार्ट सेल्स स्टेट गवर्नमेंट भी था। तो जीएसटी के आने से क्या हुआ, कुछ टैक्सेस तो बिल्कुल ही खत्म हो गए कि ये टैक्स अब मौजूद ही नहीं है। वो 50 रुपये ना लग करके मानो 25 रुपये लगे, तो अब आपकी जो गुड की पहले जो अल्टीमेट सेलिंग प्राइस था वो 150 रुपये था। जीएसटी आने की वजह से अगर वो गुड्स का प्राइस 125 रुपये हुआ तो आपकी सेलिंग प्राइस कम हुई, ठीक है।
टैक्स आपने 25 रुपये बचा लिया, आपको अपने देना पड़ रहा। प्लस बेसिक क्या इसमें हमको फायदा हुआ कि आपकी एमआरपी कम हो गई, 150 रुपये में बिकने वाला आइटम अब 125 रुपये में बिक रहा है, जिससे कि हमारा कॉस्ट जो बर्डन है वो भी कम हो गया, 25 रुपये से टैक्स नहीं देना पड़ रहा। प्लस 125 रुपये की कोई चीज़ अगर मार्केट में बिकेगी जो पहले 150 थी, तो बेटा उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इससे कि आपका कुछ टैक्स बर्डन भी कम हो गया, जिसकी वजह से आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी कम हो गई, उसकी वजह से आपका सेलिंग प्राइस भी कम हो गया, आपके मार्जिन बेटर हो गए। इस सेलिंग प्राइस कम हो जाने की वजह से उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बढ़ गई, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में बूस्ट आने लगा। ठीक है, ये एडवांटेज हम बात कर रहे हैं, इसकी वजह से इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। ठीक, पॉइंट नंबर 6 में क्या लिखा है, प्रमोट्स इकोनॉमिक इफिशियंसी एंड सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एज जीएसटी इज न्यूट्रल टू बिजनेस प्रोसेसेस, बिजनेस मॉडल्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड जियोग्राफिकल लोकेशंस। मतलब आप कैसा काम कर रहे हैं, यानी कि बिजनेस प्रोसेस आपकी कैसी है, सर्विस मॉडल है या गुड्स आप मैन्युफैक्चर करते हैं या ट्रेड करते हैं या सिर्फ मतलब जो भी आपका बिजनेस प्रोसेस है उसको जीएसटी को उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका बिजनेस मॉडल कैसा है उससे कोई लेना देना नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, छोटी है बड़ी है, कैसे काम करती है, उससे कोई लेना देना नहीं है। या कहाँ पर आपकी लोकेशन है, आपके बिजनेस की लोकेशन क्या है, जीएसटी को उस बात से कोई मतलब नहीं है। आपने सिंपली कितना वैल्यू ऐड किया उस पर जीएसटी अप्लाई होता है। इसकी वजह से आपकी इकोनॉमिक इफिशियंसी बढ़ जाती है। ठीक है, मल्टी लेयर्ड नहीं है, मल्टी स्टेज्ड नहीं है, एक से ज़्यादा बार टैक्स नहीं लगता। इस वजह से हमारी जो इकोनॉमिक इफिशियंसी है वो बेटर हो जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा कम हो जाता है। एंड सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एज जीएसटी इज न्यूट्रल। ठीक है, इसी वजह से जीएसटी न्यूट्रल है। जीएसटी वुड हेल्प टू एक्सटेंड competitive edge in international market for goods and services produced in the country, leading to increased exports. जीएसटी वुड हेल्प टू एक्सटेंड competitive edge in international markets। अच्छा, ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि जब आपकी कॉस्ट जो है वो हो गई कम, सेलिंग प्राइसेस आपके हो गए रिलेटिवली कम, आपके मार्जिन हो गए एक्सटेंड, थोड़ा बहुत आपके मार्जिन बढ़े होंगे। मानो आपकी कॉस्ट जो थी 125 रुपये थी, अब आपकी कॉस्ट है 100। आपके सेलिंग प्राइसेस 200 रुपये थे, अब आपके सेलिंग प्राइस है 175। ठीक है, अब आपके सेलिंग प्राइस है 175। या मानो कि सेलिंग प्राइस पे इतना अंतर नहीं आया, 190 सेलिंग प्राइस आपने कर दिया। कस्टमर तो एक एक रुपये के लिए लड़ते हैं भाई, आपने फिर भी 190 कर दिया, अच्छी बात है। अच्छा, आपके मार्जिन हो गए अब, पहले कितने का मार्जिन था आपका, 75 रुपये का मार्जिन था, अब आपका 90 रुपीज़ का मार्जिन है, आपके लिए फायदा। प्लस जब आपकी कॉस्ट कम हो गई तो आप सेलिंग प्राइस कम करने में भी नुकसान में नहीं है। कम किए हुए प्राइसेस की वजह से आप अपने प्रोडक्ट को किसी भी मार्केट में बेच सकते हैं जहां वो लोग एग्जिस्ट करते हैं जो जीएसटी फॉलो कर रहे हैं। तो आपकी सेलिंग प्राइस कम हो जाने की वजह से आप और ज़्यादा कंपिटिटिव हो गए। ठीक है ना, इसे कहते हैं अग्रेसिव प्राइसिंग। अग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आपने ये फॉलो करी, कैसे फॉलो हो पाई, क्योंकि आपने जीएसटी मॉडल फॉलो किया है, तभी आपकी कॉस्ट कम हो पाई है और मार्जिन बढ़े हैं। इसी वजह से आप कम सेलिंग प्राइस पे भी अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ठीक है बेटा, हमने आज बेसिक क्या बात करी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं सर, उनकी नीड्स, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एडवांटेज लिमिटेशंस क्या है उनकी, आईएफआरएस का बैकग्राउंड क्या है, हमें आईएफआरएस की जरूरत क्यों पड़ी। आईएफआरएस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मिलाने के लिए हमने क्या तैयार किया, इंड एएस। और इंड एएस फॉलो करने का हमारे पीछे मकसद क्या था, इंड एएस फॉलो करने का एक ही मकसद है, ताकि हम अपने फंड्स की प्रॉब्लम के लिए बाहर जा सकें और अपने अकाउंट्स प्रोड्यूस करके वहां से फंड्स हम इकट्ठा कर सकें। तो बेटा आज की क्लास में आपका इतना ही था। इस कोर्स के अलावा आपको अभी पढ़ना नहीं है, 11th में पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन आप इतना सब कुछ पहले से ही अपने दिमाग में लेकर के चलेंगे तो आपका बेस कमज़ोर भी हो सकता है। मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। ठीक है, आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।